अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप घटनासार और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को इग्नोर करके चल रहे हो, तो आप अपनी आधी लड़ाई बिना हथियार के ही लड़ रहे हो। दोस्तों, ये केवल फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये वो चाबी जो आपको आपके सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पेजेस नहीं पलटेंगे, बल्कि इन फैक्ट्स के पीछे उस विजन को, उस सोच को समझेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, बजट तो आप सब सुनते चले आ रहे हो, लेकिन अगर आपको इस बजट के पीछे असली विजन समझना है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले समझना होगा। इकोनॉमिक सर्वे हमें यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की हालत क्या है और इसको आगे कैसे सुधारा जा सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, ये हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। ऐसा मान के चलो कि बजट मतलब कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और इकोनॉमिक सर्वे मतलब रिजल्ट। ठीक है, कि आपको कैसे सुधार करना है, किस जगह पे काम करना है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे का? जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिजल्ट, तो इसमें सुधार करना है, कौन से फील्ड में कितना ज्यादा आपको फिर से इन्वेस्ट करना है या फिर कहां पे कम इन्वेस्ट करना है। मतलब ये टोटली एडिशनल सब्ट्रैक्शन वाला काम है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक डेटा प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है पब्लिक के अंदर। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूड क्या होता है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमिक सर्वे समझना और उसको पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है। तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले तो रिव्यू आता है आपके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, कि कौन कौन सी पॉलिसी, बजट, जैसे कि पिछले बजट में अगर कोई पॉलिसी, स्कीम, इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट ये सब आए हैं तो फिर उसका रिव्यू क्या है कि वो कितना सक्सेस है, कितनी जगह पे इंप्लीमेंट हुआ है और कितना इफेक्टिव रहा। पहला तो ये रहेगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। दूसरा आ जाता है आपका सेक्टर वाइज एनालिसिस, कि एग्रीकल्चर में कितना है, इंडस्ट्री में कितना है, सर्विस सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट है या फिर क्या डिक्लाइन है, तो ये उसका एनालिसिस देता है तीनों सेक्टर का। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी सजेशन। अब एविडेंस बेस्ड में क्या होता है कि आपके पास रिपोर्ट है, ग्राफ है, स्ट्रक्चर है, हर एक चीज है, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे आप सजेशन रिकमेंड करोगे कि आपको इसमें ये सुधार करना चाहिए या फिर ऐसे आप इसमें ये चीज चेंजेस कर सकते हो, तो फिर ये सब चीज है। इकोनॉमिक सर्वे आपका 31 जनवरी को 2025 को अभी हालांकि इधर सबमिट हुआ था, जनवरी 31 यानी कि बजट प्रेजेंट करने के एक दिन पहले ही आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे सबमिट होता है। इकोनॉमिक सर्वे बनता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के डायरेक्शन में। इस बार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौन? वी अनंत नगेश्वरन। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है निर्मला सीतारमण, मतलब जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन इसको डिजाइन कौन करेगा? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के डायरेक्शन में ये डिजाइन होगा। कौन थे इस बार? वी अनंत नागेश्वरन। आपको नाम नहीं बोलना, ठीक है। और ये डेट याद रखनी है 31 जनवरी, बजट के एक दिन पहले आता है। बजट आपका 1 फरवरी को आता है, ठीक है। अब बजट इकोनॉमिक सर्वे कैसे एक दूसरे से लिंक होंगे ये आपको फैक्ट देख के ही पता चलेगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की है, अभी इसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 6.4% की इसकी ग्रोथ रहेगी। अब 6.4% पिछले 10 वर्ष का एक एवरेज ग्रोथ है, मतलब पिछले 10 वर्ष का आप हर एक का एवरेज निकालेंगे तो वो लगभग 6.4% के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। ये पहला एडवांस एस्टिमेट है जो नेशनल इनकम के द्वारा निकाला गया, तो फिर उससे ये अनुमान लगाया गया, ठीक है। अब रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है यहाँ पे, जो जिसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.4% तक यहाँ पे बढ़ेगा। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड के दो कंसेप्ट है, एक है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक मिनट, हाँ, एक है आपका फैक्टर कॉस्ट और एक है आपका बेसिक प्राइसेस। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि आपका जीडीपी रहेगा प्लस इसमें सब्सिडीज आ जाएगा और इसी में से टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। अगर बात करूं बेसिक प्राइसेस की, तो फिर इसमें जो आपका आउटपुट आता है, आउटपुट में से बीच के जो भी कॉस्ट रहेंगे, इंटरमीडिएरी कॉस्ट, वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये रियल जीवीए याद रखना है। अब रियल जीवीए का अनुमान कितना लगा है कि 6.4% के आसपास इसका रहेगा, ठीक है। अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये बस एक अनुमान है, कई बार ऐसे ऊपर नीचे हो चुके हैं। अब 2024-25 के अगर ग्राफ देखा जाए तो फिर इसमें सेक्टर जो मैंने बताया सेक्टर वाइज एनालिसिस रहता है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस तीनों है। अब ये परसेंटेज के हिसाब से इसकी ग्रोथ कितनी है वो बताया गया है। 2024-25 का अगर देखा जाए तो 3.8% एग्रीकल्चर में हमारा दिख के आ रहा है, इंडस्ट्रियल में 6.2% आ रहा है और सर्विस में 7.2% आ रहा है। अब इनके क्या फैक्टर्स है
किनके कारण इनका ग्रोथ हुआ है या फिर जो डिक्लाइन हुआ है, वो सब मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एंड तक वीडियो देखना है। अब रियल जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2026, इसका अनुमान ये लगाया गया है कि 6.3 से 6.8% तक आएगा। ये रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, 6.3 से 6.8% के बीच में आएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। याद रखना है, देखो ईयर भी याद रखना है क्योंकि ईयर इसमें बदलते रहेंगे, आपको ध्यान देना है। मैं जब भी ईयर बोलूंगा तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस, अभी यहाँ पे पहला हाफ जो था, मतलब जो 6 माह था 2024-25 का, यहाँ पे 3.5% हमको एग्रीकल्चर में देखने मिला। अब इसका ग्रोथ क्यों था, इसके ग्रोथ की मैं बात करूं तो फिर इसका रीजन था खारिफ प्रोडक्शन, जो खारिफ का उत्पादन हुआ था यहाँ पे प्रोडक्शन, इसमें अच्छा खासा था, मतलब लगभग ये 1647 मेट्रिक टन था, मतलब 1650 तक के लगभग था। अब ये 5.7% पिछले साल से ज्यादा इसका ग्रोथ है। 2023 के अनुसार इसका 5.7% ज्यादा इसका ग्रोथ है एग्रीकल्चर का। अब वहीं पे मैं बात करूं इंडस्ट्रियल की, तो फिर इंडस्ट्रियल में भी हमको ग्रोथ देखने मिला है। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग एक इंडेक्स आता है, इसका है कि परफॉर्मेंस, एक मिनट, इसका है परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें इंडिया फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, इसमें इंडिया फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये इंडिया के लिए अच्छा संकेत है, इंडिया के इकोनॉमी बूस्ट के लिए अच्छा संकेत है। और सर्विस सेक्टर तो बूम पे, आप भी जानते हो सर्विस सेक्टर अच्छा खासा बूम पे है। अब सर्विस सेक्टर क्या है, इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। कैसे करेगा मैं अभी आपको तुरंत बता दूंगा, हालांकि आप इतना मान लीजिए कि इसका 8.3% है। ठीक है, बाकी हम आगे भी बात करेंगे। अब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ देखने को। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, अभी यहाँ पे कुछ इंडेक्स आरबीआई खुद निकाला है एक एस्टिमेट निकालने के लिए, एक ग्रोथ पता करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 53.9 से 64.2। आपका मार्च 2021 में 53.9 था और मार्च 2024 में 64.2, मतलब लगभग 4.5 से 5% के बीच में इसका ग्रोथ है। ठीक है, ये आरबीआई ने निकाला है, एक अनुमान है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर रूरल और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया है। अब इसी के वजह से इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ग्रो हो रहा है। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी ग्रामीण स्तर के लोग हैं उन तक हर एक सेवाएं पहुंची जा रही है, हर एक सुविधा वहां पे पहुंची जा रही है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कारण ग्रोथ, विकास, ये सब भी फिजिबल हो गया, एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, मतलब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये मोटो रहता है कि इनको इंक्लूजन के साथ काम मिले, मतलब हर एक बंदे तक इनकी सर्विस पहुंचे। अब यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऑप्शन आता है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज है टोटल लोन। ठीक है, टोटल लोन आप जानते हैं क्या होता है। अब उसी के अंदर एक कैटेगरी आता है कंज्यूमर लोन का। ठीक है, कि मतलब कंज्यूमर क्या लोन देते हैं, उसका शेयर है। अब ये कंज्यूमर लोन यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ है, मतलब कंज्यूमर लोन का जो शेयर है यहाँ पे हमको इंक्रीज होता दिखाई दिया है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये बताता है कि कितना, जो फाइनेंशियली आप कितना स्टेबल है, आप कितना फिजिबल और कितना एक्सेसिबल वे में आप काम कर रहे हैं और कितना स्मूथनेस के साथ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक का अच्छा रोल हमें देखने मिला है, इसमें इंप्रूवमेंट आया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। और यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए है, इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक एबीसी नाम का कोई आदमी है, अगर वो बैंक से लोन ले रहा है लेकिन वो उसको चुकाने में सक्षम नहीं है या फिर चुका नहीं पा रहा, तो फिर एक डेप्ट हो जाता है, उस पर उधारी आ जाती है। और अगर वो 90 डेज तक नहीं करता है तो फिर वो एक एनपीए तो आ ही जाता है, लेकिन अगर उसको 180 डेज हो जाते हैं तो फिर उसका नाम एनपीए में रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये एनपीए की कहानी है। अब एनपीए की बात करूं मैं इधर, एक मिनट, हाँ, तो फिर ये 2.8% पे आ गया है। मार्च 2024 का इसका डेटा है कि 2.8% पे आया है। जब 2017-18 था तो ये अपने हाईएस्ट पे था 11.2% पे। ठीक है, 11.2% पे तभी था। अभी जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक पॉइंट और बता दूं आपको कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ग्रोथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सेविंग्स है, लोन हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट, ये अच्छे स्तर पे हो रहा है। सेविंग्स, लोन, इन्वेस्टमेंट ये आपका अच्छे स्तर पे हो रहा है, इसीलिए ये अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने अपना इंप्रूवमेंट फिर से दिखाया अच्छा, और इसका प्रॉफिट देखो, मतलब टैक्स देने के बाद इसका प्रॉफिट 22.2% पे है। मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग इसका
लगभग लगभग 22% है टैक्स देने के बावजूद, मतलब इसका ये ग्रोथ अच्छा है। अब इकोनॉमिक सर्वे में इस बार बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस हुआ है, लेबर सिस्टम डिस्कस हुआ है, लेकिन एआई एरा में हमेशा ये सवाल उठते आता है कि मतलब एआई आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसमें लेबर जो वर्कफोर्स रहते हैं वो क्यों रिप्लेस हो जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे जो रैपिड ग्रोथ है, मतलब ग्लोबली बहुत बूम पे है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है और खास करके इंडियन लेबर मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या इंपैक्ट है, तो फिर आउट परफॉर्मिंग ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को आउट परफॉर्म कर दे रहा है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। अभी जैसे कि अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर करना है, कुछ करना है, तो फिर आप सीधा सीधा जाके एआई से रिकमेंड कर ले रहे हो, ठीक है। अभी इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई कि हमको अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों देखना पड़ेगा। हम एआई को इग्नोर नहीं कर सकते कंप्लीटली, एआई हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत वर्थी भी है, और चैलेंजेस क्या है हमको वो देख के इसमें सुधार करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी भी फुलफिल हो जाए। अभी इसमें यह आया है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर और वर्कफोर्स स्किल्स के अंदर, ताकि हमारा एआई बूस्ट हो जाए, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट आएगा तो एजुकेशन, अभी जैसे एक ऐप निकाला गया है पढ़ एआई, ठीक है, पढ़ एआई। अभी ये ऐप तो निकाला गया है, लेकिन ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उतना स्मूथ नहीं है, मतलब इसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा लेट मिलता है। लेकिन देन टू अगर हम इसमें इनोवेशन लाते हैं तो फिर ये हमारा एक अच्छा खासा ऐप बन जाएगा। हमको वर्कफोर्स को इनेबल करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, और उनको सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम एआई के इसमें इनको इग्नोर कर दिया जा रहा है, क्योंकि वर्कफोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया माना जाता है अपने लेबर मार्केट के लिए। और एक फॉर्मूला दिया गया है कि पॉलिसी मेकर, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया, अगर ये तीन एक साथ आते हैं तो फिर हमारा एआई इनोवेशन भी हो जाएगा, और जो समाज में हमारा जो गोल है सोसाइटी लेवल पे वो भी हम एकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स अपना पॉलिसी बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर उसमें हाथ मिलाएंगे, और इसको एकेडमिया का क्या रोल रहता है कि आपको हर एक छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक आपको इसमें नॉलेज यहाँ पे फैलाना रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इनोवेशन बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक समझ रहेगी, तो आप इसमें इनोवेशन कर सकते हो और सोसाइटल गोल्स इसमें आ सकता है। बड़ा सिंपल बात था। अब इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी इसमें बिजनेस सेक्टर बूस्ट पे, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है जियो पॉलिटिकल लेवल पे, कहीं अगर सरकार बदल जा रही है, या फिर किसी मतलब सुएज कैनल में भी अगर इसमें आ गया है कि अच्छा खासा मैरीटाइम सेक्टर में उसका रोल रहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से वो उसमें भी रुकावट आ रही है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फिर वही इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद इंडिया में बिजनेस सेक्टर बूस्ट पे है, याद रखो बिजनेस सेक्टर, ठीक है। अब इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला करके, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला करके बात हो रही है, यहाँ पे 602 बिलियन डॉलर पहुंच गए, ठीक है, लास्ट के 9 मंथ की बात है, ठीक है। और इसका ग्रोथ अराउंड 6% पे है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब कि पिछले कंपैरिजन में, मतलब ये अभी 2024 है तो 2023 के कंपैरिजन में 6% इसका ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा संकेत है। अब इंपोर्ट की बात की जाए तो गुड्स प्लस सर्विसेज, अब ये तो पहुंच गया 682 बिलियन डॉलर। अब ये 682 बिलियन डॉलर पहुंच गया, ये 602 है, मतलब हमें ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे देखने मिला है, ठीक है। अब इंपोर्ट का ग्रोथ लगभग लगभग 6.9% था, मतलब अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करने जाए तो 0.9% ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी देखो 2023 में 69.7 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2024 में 79.5 बिलियन डॉलर हो गया, मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे बढ़ गया है। ये अच्छी बात नहीं है, ट्रेड डेफिसिट जितना कम रहता है उतना अच्छा खबर रहता है, लेकिन फिर भी इंडिया अपने अच्छे पोजीशन पे है। अगर अभी जैसे मैंने ट्रेड डेफिसिट की बात किया, तो ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है हम वो समझते हैं। अभी एक्सपोर्ट पहले आप समझो कि नॉन पेट्रोलियम 7.1% हम यहाँ से नॉन पेट्रोलियम कर रहे हैं, और नॉन पेट्रोलियम के साथ जब नॉन जेम्स और ज्वेलरी हम कंबाइन करते हैं तो हमारा वो लगभग लगभग 9.1% तक जा रहा है, ठीक है। ये अप्रैल से दिसंबर तक का डेटा है 2024 का। नॉन पेट्रोलियम हमने देख लिया 7.1% तक गया है, और नॉन पेट्रोलियम प्लस नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी 9.1% तक गया है। अब ड्रग्स और फार्माक्यूटिकल की बात की जाए तो फिर 28.6%, बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, ये याद रखो ड्रग्स का 28.6% जा रहा है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किसका ज्यादा कितना रोल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में लगभग लगभग 10% तक है हमारा, 10% तक।
इंजीनियरिंग गुड्स में हम 5% पे है और टेक्सटाइल पे हम 7.6% पे है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रैल से दिसंबर तक के डेटा के हिसाब से ये हमारा एक्सपोर्ट का रेशियो है कि किसमें हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहीं पे एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब कि आप बाहर से कोई आइटम मंगा रहे हो तो फिर उन चीजों को लेकर, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब आप यहां से दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो 1.6% है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट इसका 5.2% है, 3 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट राइज हुआ इंपोर्ट का, किसका? नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड, नॉन फेरस मेटल, मशीनरी टूल, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल गुड्स, ट्रांसपेरेंट इक्विपमेंट। अभी ये आ गया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल गुड्स में भी राइज कर गया। अगर कैपिटल गुड में राइज कर गया इसीलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई इसीलिए इंपोर्ट हमको कराना पड़ा। जितना डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमें मर्चेंडाइज इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हमारा एक्सटर्नल डिमांड भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल डिमांड उतना होता तो फिर ये चीज बैलेंस हो जाती। अब मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो 2023 जो पिछला वर्ष था उसमें $210 बिलियन, यूएसडी $210 बिलियन, और 2024 जो है वो यूएसडी $189 बिलियन का है। मतलब हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे कम हुआ है, ये अच्छा संकेत है। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है लेकिन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो हमारा वो कम हुआ है, याद रखिए। अब सर्विसेज के बारे में बात करूं तो जो ट्रेड इन सर्विसेज है, अब कंट्री सर्विस जो है एक्सपोर्ट, कंट्री सर्विस एक्सपोर्ट जो है 11.6% का ग्रोथ है। पहले 9 महीने में कंट्री का जो एक्सपोर्ट सर्विस है 11.6% तक है। 2024-25 में 131 बिलियन के आसपास इसका गया है, और वहीं पे 2023-24 में इसका सर्विस एक्सपोर्ट देखा जाए तो $120 बिलियन के आसपास है। ठीक है, इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट पे कितना शेयर कर रहा है? तो 2023 का अगर देखा जाए तो फिर 4.3% है, लेकिन 2005 के इससे कंपेयर किया था इसको इकोनॉमिक सर्वे में तो लगभग 2% के आसपास था। मतलब हमारा दुगना से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगा आपको। ठीक है, अब टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर सर्विसेज, ये बात ध्यान रखो, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर सर्विसेज में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 10.2% इसका ग्लोबल मार्केट है, याद रखिए इस बात को, 10.2% ग्लोबल मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट है किसमें? टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर सर्विसेज में। और एक बात, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसमें? अदर बिजनेस सर्विसेज। कोई अदर बिजनेस सर्विस, हमने देखा बिजनेस सेक्टर जो है एक्सपोर्ट उसमें हमारा अच्छा खासा चल रहा है। अदर बिजनेस सर्विसेज में ये 7.2% ग्रोथ पे है। अगर हम गुड्स और ट्रांसपोर्ट्स की बात की जाए सर्विस की तो फिर ये रिलेटिवली लो है एज कंपैरिजन, ये इसका एक्सपोर्ट रिलेटिवली लो है। गुड्स में आपका आता है 2.1%, वहीं पे ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है आपका 2.2%। ठीक है, तो फिर आपने इसमें क्या समझा कि ग्लोबल एक्सपोर्ट यहाँ पे हमारा 2023 में 4.3% था, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सर्विसेज में, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बिजनेस सर्विसेज में जो कि 7.2% है। ठीक है, अभी ये डेटा जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं चाहिए तो मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज फंड के बारे में जानते हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है डिक्लाइन हो गया है $640 बिलियन पे। ठीक है, अभी ये $700 बिलियन तक एक बार पहुंच चुका है, लेकिन फिर कुछ ही फैक्टर्स की वजह से ये फिर से $640 बिलियन पे आ गया है। लेकिन इसके अंदर अभी भी इतना पोटेंशियल है कि 90% जो इसका एक्सटर्नल डेप्ट है, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर पे ये आज भी खुद को लेवलाइज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी उतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि 90% अपना एक्सटर्नल डेप्ट जो है अभी भी फुलफिल कर सकता है। फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, मतलब अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन किसके बाद? चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद में। ठीक है, पहले पे आपका चाइना आ जा रहा है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड आ जा रहा है, और चौथे स्थान पे है आपका इंडिया। कितना? $640 बिलियन। अभी एज पर इकोनॉमिक सर्वे एक्सटर्नल डेप्ट आपका जो है स्टेबल रहा है काफी सालों तक। मैंने अभी बताया कि इंडिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। ठीक है, अभी फॉरेन कैपिटल जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये इंक्रीज हो गया है, लेकिन हल्का इंक्रीज है। इसमें क्या, पहले आपका लगभग 19%, 18.8% था, और इसमें 19.4%, मतलब कुछ नहीं तो लगभग 0.6% का इसमें हमें ग्रोथ देखने मिलता है। लेकिन ये कैसा? जून 2024 से सितंबर 2024 तक का ही है। सॉरी, अगर कंट्रीज की अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन देखी जाए तो इसमें सबसे पहले यूएस डॉलर आता है कि यूएस डॉलर का लगभग 53.5%
ये यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब ग्लोबल ट्रेड में इसका लगभग 53.4% यूएसडी हो रहा है। इंडियन रुपीज 31.2% हो रहा है, और एसडीआर 5% और यूरो 3%, ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी मैंने मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी आपको बताया था। जो डोमेस्टिक डिमांड, आपके डोमेस्टिक डिमांड जितनी बढ़ेगी उतना मर्चेंडाइज इंपोर्ट, जितना डोमेस्टिक डिमांड आपका बढ़ेगा उतना मर्चेंडाइज इंपोर्ट आपका बढ़ेगा। और जितना एक्सटर्नल डिमांड गिरेगा, मतलब जितना बाहरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया के अंदर का प्रोडक्ट डिमांड में नहीं लेंगे, नहीं उसको खरीदेंगे, तो उतना एक्सपोर्ट गिरेगा। और एक्सपोर्ट गिरा, इंपोर्ट बढ़ा, तो फिर यहीं पे आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, जिसमें अभी हम हैं। लेकिन पिछले साल के अनुसार हम में अभी सुधार है। अब सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर जो है 62% यहाँ पे ग्लोबल जीडीपी का है, बहुत अच्छा सेक्टर है, बूम पे। अभी जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनके लिए ये बीच का व्हीकल है। आप जैसे किसी को लिफ्ट मांग लो, एक छोर से आपको दूसरे छोर पे पहुंचा देता है, तो फिर इसीलिए ये अच्छा खासा ये व्हीकल है, मतलब आपका मीडिएटर है। अभी हम पिछले 5 डेकेड की, पिछले 10 वर्ष की बात की जाए तो चाइना, थाईलैंड, इंडिया, ये तीनों ने सर्विस सेक्टर के वजह से खूब अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है। अब ये लगभग 30% वर्कफोर्स को जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, हमने जो अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड देखा, उसमें लगभग 55% का ये यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली करेगा कि आफ्टर प्रोडक्शन, एक बार प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जब ये सर्विसिंग प्रोसीजर में जाएगा तो फिर ये वहां से प्रॉफिट निकाल के आपको देगा, ठीक है। अभी ये इसके सब सेक्टर से वो समझो, देखो ट्रेड, रिपेयर, होटल, अभी ये सब जो है सर्विस सेक्टर है। होटल में देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में अभी यहाँ पे कोई आ रहा है, रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, तो फिर ये वहां से आपको निकाल के दे रहा है पैसे, तो फिर इसके लिए इसको बोलते हैं कि इनडायरेक्टली आपको फंड प्रोवाइड करा देता है। सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो लाइव ये सब चलते हैं वो सब। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आपका आ जाता है, रियल एस्टेट, हाउसिंग, बिजनेस सर्विसेज, तो ये सब आपके सब सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर सब सेक्टर है। अगर 2023 की बात देखा जाए तो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में यूएसए टॉप पे था, फर्स्ट रैंक पे था 13% के साथ में, ठीक है। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम आपका 7.5% पे सेकंड स्थान पे आ गया कि इतना इन लोग का ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है। पहले पे आपका यूएसए है, दूसरे पे यूके है, अब तीसरे पे जर्मनी, आयरलैंड, चाइना और फ्रांस। जर्मनी, आयरलैंड, चाइना और फ्रांस एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और सब कितना 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया आता है 7वें स्थान पे, कितना 4.3% के साथ। इंडिया ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट पे कितने स्थान पे बोलो, 4.3% पे, ठीक है। लेकिन अभी ये 2023 का डेटा है। अब 2024 के डेटा को देखा जाए तो फिर इंडिया टॉप 5 कंट्री में आ गया है, ठीक है, इंडिया टॉप 5 कंट्री में आ गया है। कंप्यूटर सर्विसेज प्लस बिजनेस सर्विसेज, ये लगभग आपका 70% प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस एक्सपोर्ट के। इसमें कौन सा, कंप्यूटर सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज। अभी बताया कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, लिंक करो ये सब चीज, सब यही है जो घूम फिरा के आपका विजन डेवलप करती है। अब है एग्रीकल्चर सेक्टर, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहले से हम समझते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, देखो एक चीज है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा हो जाता है कि आप जैसे कि छोटी सी खेती है, उस पर पूरा परिवार निर्भर है, तो फिर उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। तो ठीक है, वो भी एक इशू है, लेकिन तब भी ये इंडिया का अच्छा खासा बैकबोन है। कुछ इसमें कौन से मतलब कुछ खामियां हैं जो हम देखेंगे अभी। इंपॉर्टेंट रोल है इसका नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, अभी मैंने बताया, लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक इशू है। अभी कंट्रीब्यूट करता है लगभग 16% ऑफ जीडीपी में, ठीक है, एट करंट प्राइसेस। और एम्प्लॉयमेंट ये है 46.1%, यही है। देखो सर्विस सेक्टर में, मैं देखो फिर से बताता हूं आपको, सर्विस सेक्टर में देखो 62% ग्लोबल जीडीपी का ये रोल प्ले कर रहा है, 30% इसका वर्कफोर्स है, 30 में 62 दे रहा है। वहीं पे एग्रीकल्चर आपका 46 में सिर्फ 16 दे रहा है, यही है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ग्रोथ जो है एवरेज रेट इसका 5% है 2016-17 से, मतलब ये हर साल 2016-17 से हर साल इसका 5% के लगभग इसका ग्रोथ है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में 11.5% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है।
लेकिन इसका जो क्रॉप यील्ड है इंडिया में, ये एज कंपैरिजन टू अदर क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो दूसरी कंट्री से जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है उसके कंपैरिजन में इसका यील्ड बहुत कम है। ये इसके लिए, और ये डेवलप कैसे होगा कि इसको अपना प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन है इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्टिविटी नहीं, इंडिया के पास देखो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे इसके पास फैक्टर ऐसे जिनमें अलग अलग तरीके के ये क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस डाइवर्सिफिकेशन को डेवलप करने के लिए इनको अलग इनोवेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, अब खारिफ फूड प्रोडक्शन मैंने अभी बताया 1647 मेट्रिक टन था 2024 में, और ये इंक्रीज कितना हुआ देखो, लगभग 90 लाख मेट्रिक टन, मतलब 89.37 लाख मेट्रिक टन इसका 2023 में था। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। फिशरीज सेक्टर में देखो, फिशरीज सेक्टर और लाइवस्टॉक सेक्टर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आ रहे हैं। फिशरी सेक्टर हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ हुआ इसका 8.7% का, कितना 8.7% का। वहीं पे लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है 5.8% का। अभी ये जो मैंने फिशरी सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर लिया है ये 2011-12 से लेकर के 2021-22 का ये कंपाउंड है, मतलब ये इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब ये पूरे साल का मिला करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगले सेशन में हम LIC देखेंगे, नवरत्न देखेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट समझेंगे जो घटनासार में मेंशन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करो चैनल को। हम अपना टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में इधर रख के दे रहे हैं, आप उस पे जाइए। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट PCS या फिर UPSC, कोई भी आपको डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, हमारे जो भी फैकल्टी से एक्सपीरियंस फैकल्टी वो आपको सदैव हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, और उस पर लगातार MCQs आते रहते हैं, उसको सॉल्व करिए। और आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।